नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है और बहुत खुशी का पल है ये कि आज हमारे चैनल के लिए हम अपना पॉडकास्ट का पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और हमारे लिए ये पल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी टीम ने तय करा था कि जब भी हम पॉडकास्ट करना शुरू करेंगे तो पहला एपिसोड किसी न किसी महिला के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमारे बीच हैं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी। और आज हम जानेंगे इनकी एक साधारण महिला से असाधारण महिला तक की यात्रा को और कोशिश करेंगे कि जो सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं उसका लाभ आप सबको हो और आप सब को उससे प्रेरणा मिल सके। तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक साधारण महिला से जब आप एक असाधारण महिला बन गई तो ये जो आपके पास एक असाधारण महिला का जो जिम्मेदारी का एक बोध आपको अनुभव हुआ है, उस अनुभव के बारे में हम आपसे आज कुछ सीखेंगे और सीखेंगे कैसे आपका पूरा परिवेश आपका रहा, पूरे जीवन यात्रा कैसी रही। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज की शुरुआत आपने मुझसे की है, बहुत शुभकामनाएं देते हुए। और मेरा आपने जन्म की बात की है। मेरा जन्म पौड़ी के एक ऊनी गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और जो मेरी शिक्षा दीक्षा जो मेरी पढ़ाई हुई है वो कीर्तिनगर, एक छोटा सा कस्बा है कीर्तिनगर जो टिहरी गढ़वाल में है। मेरे पिताजी वहीं पे थे, मेरा परिवार वहीं पे था, तो वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद जो बाकी शिक्षा मेरी पूरी हुई वो मेरी शादी के बाद ऋषिकेश में हुई। अच्छा, तो दीदी पहला जो विद्यालय था आपका कौन सा विद्यालय था? पहला विद्यालय मेरा, मुझे हल्की सी याद है कि मैं जब अपने गांव में थी तो बहुत छोटी थी, तो दीदी के साथ मैं अपने ही गांव में, जो हमारा पौड़ी का जो ऊनी का गांव है, एक प्राथमिक विद्यालय था, तो वहाँ पैदल जाना पड़ता था। मैं बहुत छोटी थी तो हल्की हल्की याद है कि मैं दीदी के साथ वहाँ पहली बार गई थी। उसके बाद मेरा कीर्तिनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई जो टिहरी गढ़वाल में है और बिल्कुल श्रीनगर और बॉर्डर वो लगा हुआ क्षेत्र है। बाकी मेरी बीए पार्ट 1 तक मैंने कीर्तिनगर और श्रीनगर में पढ़ाई की। और उसके बाद मेरी जो फाइनली जो मैंने एमए किया वो मैंने ऋषिकेश से किया, शादी के बाद किया, क्योंकि शादी मेरी ऐसे 19-20 वर्ष में हो गई थी। हाँ, 19-20 के आसपास ऐसी हो गई थी। तो उसके बाद फिर बाकी जो पढ़ाई थी, मेरे 2 बच्चे होने के बाद बाकी पढ़ाई मैंने एमए बाद में किया। अच्छा, तो आपका जो विद्यालय था जहाँ आपने पढ़ाई करी है प्राथमिक विद्यालय के बाद, तो वहाँ कोई ऐसे मित्र हों जो आप उस वक्त आपकी दोस्ती थी फिर उनसे आप मिल नहीं पाए कभी जीवन में और चाहते हैं कि उनसे मिलें? बिल्कुल, जो मेरे 10th और 12th तक के जो हमारे साथ थे, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आज भी नहीं मिल पाए हैं। और बहुत नटखट भी रही हूँ मैं 10th तक, तो ऐसा नहीं है कि नटखट भी रही हूँ और बहुत सामान्य रही हूँ नटखट के साथ साथ। तो लेकिन ठीक है, अपना चलती रही। और कई अभी मिलते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने कहा साधारण असाधारण, मैं आज भी साधारण ही हूँ, क्योंकि पद आते रहते जाते रहते, हमें काम करने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है कि हम मौका मिला है, हमें संगठन ने मौका दिया है, तो हमें सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। महिलाओं की समस्या का समाधान करने का एक अच्छा ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसलिए मैं तो धन्यवाद करती हूँ अपने संगठन। असाधारण तो आप हैं ही, क्योंकि आप उत्तराखंड की लाखों बेटियों की अभिभावक हैं, उनकी संरक्षिका हैं, तो असाधारण तो आप हैं ही। और आपका ये व्यवहार ही आपको ज़मीन से जोड़े रखता है कि आप असाधारण होने के बाद भी अपने आप को एक साधारण महिला समझ रही हैं। और यही चीज़ है जो आपको लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। तो मैं एक और जानना चाह रहा हूं कि बचपन में ऐसा कोई शिक्षक जो आपके को लगता हो बहुत प्रेरणादायक था और आपका उनकी वजह से आपका मार्गदर्शन हुआ है, ऐसा कोई शिक्षक जिसको आप याद करना चाहें आज?
बिल्कुल बिल्कुल। जब क्योंकि मेरे पिताजी को टाइम नहीं मिलता था, हम 4 भाई बहन थे, तो पिताजी को समय नहीं मिलता था। उस समय आर्थिक की भी बड़ी दिक्कत थी, तो उनका ये रहता था कि बच्चों की शिक्षा होनी ज़रूरी है। तो हमारे लिए एक ट्यूशन परमानेंट हमारे लिए रहता था। स्कूल से आने के बाद हमारे लिए ट्यूशन रहता था कि हमें वहाँ पढ़ाई करनी है। उन्हें हम चारों भाई बहन बैठते थे। तो पहले तो हम बस ये लगता था कि किसी तरह से मैं खुद वहाँ से भागने की कोशिश करती थी कि, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समझ आया तो एक हमारे गुरुजी थे डोभाल जी, मैं 5th में थी, तब जब वो पढ़ाते थे तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हो उसको मुझे समझना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया वो फिर मुझे लगा कि हाँ, हमें अच्छे से समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मेरी थोड़ी रुचि अच्छे से बढ़ी पढ़ाई की। तो मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से मुझे लगा है कि पहले मैं अक्सर मजाक में ले लेती थी, तो अपनी सहेलियों के साथ उनके साथ निकल जाना कि ये लगता था कि पिताजी ने तुम्हारे लिए परमानेंट एक टीचर रखा हुआ है, जब स्कूल से आए फिर यहाँ बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर समझ आई तो धीरे धीरे फिर अपने हिसाब से फिर। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जो भी पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, जो ज़्यादा रोक टोक करते हैं तो बच्चे उनसे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय की कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी याद हो। हाँ, घटनाएं तो बहुत सारी ऐसी हैं कि 9th और 10th की हमारे इंग्लिश के गुरुजी थे, तो कई बार ये लगता था कि हम लोग उससे बचना चाहते थे। थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, तो कोशिश करते थे। कई बार हमारे जो गुरुजी थे वो कभी कहीं चले जाते थे तो उस दिन बहुत खुश हो जाते थे कि आज नहीं पढ़ना पड़ेगा। 10th की बात है। तो फिर धीरे धीरे लगा कि हमें पढ़ना तो चाहिए ही। तो इस तरह से मतलब कई बार कई चीज़ों में बचना, कई चीज़ें अच्छी भी लगना, उसमें पढ़ना करना, तो इस तरह से बहुत सारी। अच्छा, ये तो तब से लेकर आज तक ऐसी स्थिति है कि बच्चे चाहते हैं कि बारिश हो जाए, मौसम खराब हो जाए, कुछ हो जाए और छुट्टी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी थी और मेरे से बड़ी मेरी बहन है और मेरे से छोटे 2 भाई हैं। तो सभी अपना बहन की शादी हो गई है, छोटे भाई अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, और अभी जो छोटा भाई है मेरा कीर्ति नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष बना है, राकेश मैठानी। तो कर रहा है, समाज में काम करते रहते हैं। मेरे पिताजी से ही आदत पिताजी का ही था। मतलब ये प्रेरणा आपको परिवार से ही मिली है? हाँ, नहीं, वैसे राजनीतिक परिवार नहीं था हमारा, ऐसा नहीं था। हाँ, पिताजी हमारा परिवार लाहौर में रहा है। अच्छा। तो पिताजी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और बहुत छोटे थे। तो मेरे ताऊ जी लाहौर में थे, तो पिताजी भी छोटे थे, तो वहीं पे उन्होंने पढ़ाई, मुझे लग रहा है 6th 7th 8th तक वो रहे हैं। तो वो बाल स्वयं सेवक भी रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें अपने भी खून में हैं। अच्छा, आपने बताया कि 19 साल की उम्र में शादी हो गई आपकी, तो कुछ जल्दी नहीं था ये? हाँ, उस समय का माहौल ऐसा था। हाँ, उस समय का समय ऐसा ही था। 19 लास्ट 20 के आसपास ही मेरी शादी हुई है, लास्ट इसी तरह है। तो उस समय ये था कि BA Part 1 कर रही थी, बाकी पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई तो करनी थी, तो बाकी पढ़ाई भी की, पढ़ाई पूरी की। अच्छा, आपका मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके जीवन साथी, उनका आपको बहुत सहयोग मिला है? बहुत, मैं तो कहती हूँ मेरे पति का बहुत सहयोग रहा है। मेरे परिवार का, ससुराल के परिवार का भी बहुत सहयोग रहा है। मेरे ससुर जी भी बड़े विद्वान रहे हैं और व्याकरणाचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे संस्कृत महाविद्यालय के। उनकी भी बड़ी प्रेरणा रहती थी कि शिक्षा होनी ज़रूरी है, और मुझे लगता वो प्रेरणा, मुझे लगा कि मेरी जो अधूरी शिक्षा छूटी है उसे पूरा करना ज़रूरी है। और पति का बहुत सहयोग रहा है मुझे, और पति का आज तक सहयोग मिल रहा है। और शायद मैं जो ये निकल रही हूँ या जा रही हूँ, कहीं पहुँच रही हूँ, तो इसमें मेरे पूरी तरह से मेरे पति का सहयोग रहा है। बहुत सुंदर।
दीदी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ससुराल में आपके कुछ राजनीतिक माहौल था? बिल्कुल भी नहीं, राजनीतिक से तो बहुत दूर दूर थे। मैं आपको बता दूं, 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एज एक मेंबर के रूप में। 2003 में मुझे जिला पंचायत के लिए लोग, हमारे जो गांव है वो, मेरा जो ससुराल है वो यमकेश्वर है, और यमकेश्वर में 2003 में जिला पंचायत के चुनाव होने थे। तो कुछ लोग मेरे पास आए तो उन्होंने कहा आप जिला पंचायत सदस्य लड़ें, महिला सीट है। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हमारा बिल्कुल परिवार बिल्कुल राजनीतिक कहीं से कहीं नहीं था, कहीं भी। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चे थे मेरे दो, उनको पढ़ाई वढ़ाई उनका ध्यान रखना, वो सब करना। मेरे पति तो डॉक्टर थे, तो वो सरकारी थे, तो उन्हें तो रोज़ ही अपनी जॉब पे जाना था और हॉस्पिटल जाना होता था। लेकिन बच्चे भी बिल्कुल नाराज़ हुए कि नहीं मम्मी आप कहीं नहीं जाओगी, राजनीति में नहीं आओगी, इस तरह से। और मेरा भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा भाग्य को ये मंजूर था। और जैसे ही 2003 में सब लोग मुझे लेके गए कि आप जिला पंचायत लड़े, तो मैं जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ी और एक तरफा जीती भी। और उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गई। उसके बाद मैं क्षेत्र में लगातार मैं सक्रिय रही। उसके बाद संगठन की मुझ पर नज़र पड़ी, और संगठन की नज़र पड़ी 2004 में मुझे संगठन का, जो हमारा उस समय कोटद्वार का जिला था, मुझे महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। फिर मैं संगठन का काम भी साथ साथ में करने लगी, और इसी तरह से मैं काम करती रही। जिला पंचायत का भी 2007 में फिर संगठन की मुझे और नज़र पड़ी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं का जाना, भ्रमण करना, संगठन को खड़ा करना थोड़ा सा टफ रहता था। और 2007 में फिर संगठन ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी। मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बन गई। फिर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई है, और लगातार तब से मैं संगठन का काम कर रही हूँ। 3 बार से मैं मेन बॉडी की प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, 2 बार से मैं प्रभारी टिहरी जिले की रही, 1 बार मैं महानगर की प्रभारी भी रही, और जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड होती हैं जिसमें कि सभी कैटेगरी फाइनल, 2 बार से मैं उसमें संगठन में उसमें भी रही। और सब पूरे प्रदेश का मैंने बहुत सघन भ्रमण भी किया है, समय समय पे करती रही हूँ। और उसके बाद से 2022 में मुझे महिला अध्यक्ष का पद मिला, और तब से अब तक मैं वो काम, महिला आयोग का काम कर रही हूँ। और मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे प्रदेश संगठन का, भाजपा का, कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसमें मैं बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिला पा रही हूँ। कि ऐसी महिलाओं को कि वास्तव में जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और वास्तव में वो पीड़ित हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि वो कहीं बाहर किसी लॉयर के पास जाएंगी, वो इतना खर्चा नहीं कर पाएंगी, जो न्याय हम वहाँ पे दिला देते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ आवश्यक रूप से इन्हें हमें कोई लॉयर देना पड़ा, वकील दिलाना पड़ता है, तो हम उन्हें फ्री का वकील भी हम दिलाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को हमने फ्री का वकील भी दिलवाए हैं, और प्रतिदिन हम इस तरह के केसेस रोज़ ही देख रहे हैं। महिलाओं के लिए मैं तत्पर हूँ। आप जिस तरह महिलाओं की सहायता कर रही हैं, ये तो किसी से पूरे प्रदेश में छुपा नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक घरेलू महिला से महिला आयोग की अध्यक्ष होने तक का सफ़र, ये कोई आसान रास्ता तो है नहीं। तो आपके लिए ऐसे समय में सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन सा था? चुनौतीपूर्ण ये रहता है कि पहले अपना परिवार ठीक रहे। परिवार, अगर बच्चे राह से न भटके, परिवार ठीक रहे, परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कैसे हम परिवार को और जिस क्षेत्र फील्ड में मैं काम कर रही हूँ उसे कैसे बैलेंस बनाया जाए। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और कम से कम महिला के सामने तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि परिवार भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए, और बहुत सारी चुनौतियाँ तो रहती हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम है, मैं घर में नहीं हूँ, कई दिन तक नहीं हूँ, तो ये सारी चुनौतियाँ रही। लेकिन आज ईश्वर ने भी साथ दिया है, मेरे पति का सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मिला है, तो ऐसे बच्चे भी अच्छे से अपने पैर पे खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी समाज में काम कर रही हूँ। अच्छा दीदी, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप जैसी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं
जो अपने घर से निकली, बाहर आई और उन्होंने अपनी एक पोजीशन खड़ी करी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुतायत में महिलाओं की गिनती 2 दर्जे पे होती है समाज में। तो इसका क्या कारण है और क्यों ऐसी स्थिति है? ऐसा है कि आज तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देख रहे हैं, आपको महिलाओं को बड़ी प्राथमिकता दी है और आज 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं विधानसभा या लोकसभा में, कह रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, चाहे प्रदेश की हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, तो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हैं और महिलाएं आज समझ रही हैं। मुझे लगता है कि जो महिलाएं जिसमें कुछ भी थोड़ा सा भी क्वालिटी या थोड़ा सा भी वो समाज में काम करना चाहते हैं, निश्चित ही अगर वो निस्वार्थ भाव से या किसी भी तरह से आगे आ रही हैं तो निश्चित ही उन्हें फील्ड मिल रहा है, वो काम कर रही हैं। और तो इस तरह से धीरे धीरे महिलाएं समझ रही हैं। आज पंचायतों में 50% आरक्षण हमारे पर, महिलाएं इतनी हमारी पंचायतों में चुनाव लड़ रही हैं, तो ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देश भर में प्रमुख पदों पे आज महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं। तो निश्चित। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि कई जगह महिला आरक्षित सीट भी है, लेकिन वहाँ भी टिकट जो है ना, वो कोई वरिष्ठ नेता है जिसके पास अप्रोच है, उनकी पत्नी को दिया जाता है और उसके बाद भी मतलब वो चुनाव भी जीत गई, लेकिन काम जो है वो सारे पुरुष ही कर रहे हैं उनके। तो ये इसका क्या हल है? देखो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वैसे फील्ड की देखी जाती हैं, क्योंकि मैं भी रही हूँ और ये हम उस समय हमें ये लगता है कि सीट कौन निकाल सकता है, जीत कौन सकता है। मैं खुद रही हूँ, पर्यवेक्षक बन के मैं बहुत गई हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है कि फील्ड में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और ऐसा नहीं है, महिलाएं भी कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दो की जो हमारी कुछ इस तरह के कार्यकर्ता छूट जाती हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि हम शायद उन्हीं को लाते हैं कि जिन्हें लगता है कि ये सीट निकल सकती है, ये सीट निकाल सकते हैं, और महिलाएं बढ़ ही रही है। अच्छा, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या कुछ और ऐसा होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा है? देखो, आज अगर मैं कहूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार से जुड़कर स्वयं सहायता समूह से लेकर महिलाओं को लिए बहुत सारी प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और महिलाएं उसका लाभ भी उठा रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं आज इतनी दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं भी इतनी सक्रिय हो गई हैं कि मैं खुद पूरे प्रदेश में जाती हूँ, प्रदेश में जाके भ्रमण उनसे मिलती हूँ। आज वो अपनी जो पहाड़ की एक पहचान है कि आज वो जो नमक, जो हमारे पहाड़ में लोण कहा जाता है, नमक है, अचार है, जो हमारे पहाड़ों में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो जंगल में होती हैं और महिलाएं उसे लाके उसका अचार बना के और आज वो उसका व्यापार कर रही हैं। जो हमारा मोटा अनाज है उनके बिस्किट बन रहे हैं। तो आज महिलाएं सशक्त हुई हैं। अब आप देखें कि महिलाएं आज अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं और अपने जगह जगह मैं देखती हूँ बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं आज उन्हें एक चीज़ उनके दिमाग में आई, सरकार के द्वारा ये जागरूकता और उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही है कि इस तरह से तुम अपना रोजगार खड़ा करोगे, इस तरह आपको सब्सिडी मिलेगी, वो जान भी रही है। और खुद स्वयं मैं प्रदेश भर में जब भी जाती हूँ तो जितने भी अधिकारियों के, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें विशेष करके महिलाओं की योजनाओं की समीक्षा करके है और उसमें कि वास्तव में क्या महिलाएं जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार, क्या उन तक पहुंच रही हैं, क्या उनका लाभ उठा रहे हैं। तो अधिकारियों की सिर्फ आप पेपर में ही ऐसे इतिश्री ना करें, आप धरातल पर देखें, आप पंचायत स्तर पर देखें, जो ग्राम पंचायत की खुली बैठकें होती हैं उसमें जो महिलाएं आ रही हैं उन्हें क्या जानकारी है,
कि सरकार की इन योजनाओं के से हमें लाभ मिलेगा और इससे मैं चाहे वो अपनी गाय के लिए लोन या बकरी के लिए किसी की भी चीज़ के लोन की जानकारी होनी चाहिए। तो आज है, मैं जगह जगह अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं, तो आज उन्हें ये योजनाओं की जानकारियां हैं और वो उसका लाभ भी ले रही हैं। आज वो चाहे दूध का काम कर रही हैं, चाहे वो इस तरह की जो हमारे मोटा अनाज है वो उससे अलग अलग तरह का प्रशिक्षण लेकर उसका बिस्किट बना रही हैं। तो ये आज काफ़ी जागरूकता आई है और काफ़ी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में महिला पूरी तरह सुरक्षित है? ऐसा है, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार भी प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है महिलाओं को लेके, क्योंकि मैं भी समय समय पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाती हूँ और महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है कि महिला किसी भी तरह से हो। आज महिलाएं जागरूक हुई हैं, आज महिलाएं जागरूक हुई हैं और वो अपनी बात आज उचित स्थान तक रखने के लिए मतलब रख पा रही है वो अपनी बात। और दूरस्थ क्षेत्र की महिला होती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, आज वो मुझे कॉल करती है कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम उनकी काउंटिंग के इतने केस हो रहे हैं, वो महिलाएं जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठा रही हैं और निश्चित ही उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। तो मेरा खुद का कहना होता है कि आप जहाँ पे हैं वहीं रहें, आप आयोग तक कितनी दूर तक नहीं आ सकती, क्योंकि महिला किसी तरह से अगर वो प्रताड़ित होती है तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है। तो मैं कहती हूँ संबंधित जो भी थाना है, चाहे राजस्व क्षेत्र है, आप वहाँ रहें, आप मुझे बता दीजिए, हम वहाँ से हम कॉल करेंगे, आपका समाधान हम वहाँ करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम आयोग को आयोग में अब अगर लगता कि वहाँ भी नहीं समाधान हो रहा तो फिर हम आयोग में आपको बुलाएंगे। तो इसलिए महिलाएं आज जागरूक हुई हैं, अपने अधिकारों को समझने लगी हैं, इसलिए महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए आज आगे बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो रही है। नहीं, एक तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा और कि हमने आपको सीधा फ़ोन मिलाया, नंबर हमारा आपके पास था नहीं, लेकिन आपने सीधा फ़ोन उठाया। तो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो है ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो सीधा ही अपना फ़ोन उठा रहे हैं। तो कम से कम मैं पूरे उत्तराखंड की बेटियों से ये बात तो कहूँगा कि आप इसके लिए पूरी आश्वस्त रहें कि जब भी आप दीदी को फ़ोन करेंगे तो आपको सीधा फ़ोन मिलेगा। दूसरी बात दीदी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो आप अपने कार्यकाल में करके जाना चाहते हैं कि जो आपके इस पद को छोड़ने के बाद भी लोग इस बात को याद रखें कि एक महिला की अध्यक्ष जो है उत्तराखंड में ऐसी भी थी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 2022 में जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया था तो मैं अपने सचिव के साथ बैठी थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कुछ अलग से क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा है, हम महिला नीति बना सकते हैं, और जिसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया था 2019 वगैरह में कोविड आ गया था तो उसमें काम नहीं हुआ था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें काम करना चाहिए। और तुरंत हमने कहा ठीक है, हम इसमें अधिकारियों के साथ मीटिंग रखते हैं कि ये नीति कैसे बन सकती, कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे तैयार हो सकती है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि आज वो नीति बन के तैयार हो रखी है। उसमें हमारी जो माननीय मंत्री रेखा आर्या जी हैं, उनके साथ भी हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं। उसमें बहुत सारे बिंदु पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को लेके कि किस तरह से महिलाएं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा स्वास्थ्य के रूप से कैसे बहुत मजबूत हों हैं। तो चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र की महिला है और चाहे वो प्लेन के इंटीरियर की हो, किसी भी तरह से है, तो उन महिलाओं को हम और कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नीति तैयार हो चुकी है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है। निश्चित ही ये नीति लागू उत्तराखंड में होगी, इससे महिला अपने आप में सशक्त होंगी और सरकार का पूरा उसमें सहयोग भी मिल रहा है।
तो निश्चित ही मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब ये नीति लागू होगी तो कहीं ना कहीं एक छोटी सा चींटी की तरह मैंने उसमें सहयोग किया है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये नीति लागू होगी और जितनी उत्तराखंड की हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो सशक्त होंगी उस नीति के कारण। बिल्कुल, ये महिला नीति जो है ये उत्तराखंड राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। कब तक लागू होने की संभावना है? निश्चित ही होगी, इसमें बैठकें भी चल रही हैं। अच्छा। निश्चित ही ये आएगी कि इसमें अधिकारी और आपस में मीटिंग्स चल रही हैं, तो निश्चित। तो कितने समय में फिर भी? अब ये देखो समय सरकार ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो काम था हो गया, वो अपना अभी कैबिनेट में आएगी, वो कैबिनेट में मोहर लगेगी, निश्चित आएगी। मैंने बताया है ना कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं उनके लिए, और कभी भी आयोग से की तरफ से हम गए होंगे कि महिलाओं की इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो निश्चित ही उन्होंने तुरंत टाइम दिया होगा, तुरंत वो बात सुनी होगी कि और तुरंत उसे निस्तारण करने की भी कोशिश की है। वो संवेदनशील है, तो निश्चित ही मुझे लगता है एक न एक दिन नीति में बिल्कुल सरकार के प्रयोग, जैसे सामान्य नागरिक आचार संहिता, उसके बाद ये महिला नीति, तो अच्छा कार्य तो उत्तराखंड सरकार कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आप उत्तराखंड की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो आप यहाँ से दें और जो उनको प्रेरित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ने का वो लोग प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी बेटियां हैं और हमारी जो महिलाएं हैं, परिवार हमारी प्राथमिकता है। परिवार न टूटे, इसके लिए हम सबको कैसे हम परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, ये ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया से जितना हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीज़ें तुरंत ढूंढ निकाल लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया ही हमारे लिए इतना अभिशाप भी बन गया है कि हमारी जो 18 साल से नीचे की बेटियां हैं, वो बेटियां कहीं ना कहीं उससे भटक जा रही हैं। बच्चियों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो 18 साल से नीचे के बच्चियों को नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया में कौन उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहा है, कौन उनसे बात कर रहा है। और बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे तुरंत दोस्त बना लेते हैं और उन्हें नहीं पता ये कौन से राज्य का, कौन से देश का, कौन है, कैसी पृष्ठभूमि का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माता पिता को कहना चाहूँगी कि परिवार के अभिभावक को कहना चाहूँगी कि हमें परिवार के अपना काम के साथ साथ हमें परिवार की मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हम कैसे बच्चों को सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमारी ज़रूरत है। हम रोज़ देखें कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी है, किस तरह से बच्चा कहीं ऐसा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, या बच्चा कहीं, क्योंकि बेटियां घर से निकल जाती हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो उसके बहकाव में आ जाती हैं। इसलिए सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सबसे पहले अपनी परिवार की चिंता करें कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है, और फिर हम अपने अड़ोस पड़ोस समाज के लिए हम फिर काम कर सकते हैं, फिर हम समाज की भी चिंता कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच थी उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी। बहुत सारी बातें हमने आपसे करी, बहुत सारी प्रेरणादायी बातें आपने हमें बताई, और जो संदेश आखिरी में दी ने पूरे उत्तराखंड के बच्चों को दिया है, वो खाली उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के बच्चों को और देश के सभी परिवारों को समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया तो दुधारी तलवार है। एक तरफ से वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, तो अगर जरा सी चूक हो गई तो अपनी गर्दन भी कट सकती है, तो इस सब का ध्यान रखें। तो मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज का दिन हमारे लिए वाकई बहुत गर्व का दिन है कि आप आज हमारे कार्यालय में हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा रही हैं और पूरे देश की बेटियों को आप एक प्रेरणा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।